Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going through the definition clause. ठीक है, आज हम definitions के बारे में पढ़ेंगे और मैं वो definitions करवाऊंगी जो कि मेंस और प्री में बहुत पूछी जाती हैं. ठीक है, पहले हमारा दिख रहा है यहाँ पे डिग्री होल्डर. डिग्री होल्डर जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में डिफाइंड है. ठीक है, डिग्री होल्डर कौन होता है? डिग्री होल्डर वो इंसान होता है, वो पर्सन होता है जिसके फेवर में जो है डिग्री पास होती है. ठीक है, या फिर कोई ऑर्डर दिया जाता है जो कि एग्जीक्यूशन के लिए कैपेबल है. ठीक है, डिग्री होल्डर होता है जब कि जैसे केस स्टार्ट हुआ तब तो वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट होते हैं पार्टीज. उसके बाद डिसीजन आ गया, कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुना, उन्होंने एडजुडिकेट किया कोर्ट ने. उसके बाद डिग्री पास करी किसी के फेवर में, चाहे वो डिफेंडेंट हो या फिर वो जिसके भी फेवर में, प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है, जिसके भी फेवर में वो डिग्री पास की गई है वो होता है डिग्री होल्डर. ठीक है, डिग्री होल्डर होता है वो. अब हम आ जाते हैं फॉरेन कोर्ट्स पे, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में दी हुई है. फॉरेन कोर्ट्स वो कोर्ट्स होती हैं जो कि सिचुएट आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया में नहीं होती हैं, जो इंडिया की टेरिटरी से बाहर हैं, जो इंडिया की टेरिटरी में नहीं आती हैं. दे आर आउटसाइड द इंडिया, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया. ठीक है, और जो कि एस्टैब्लिश या कंटिन्यूड नहीं की जाती हैं बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा ना तो वो एस्टैब्लिश की गई हैं ना वो चलाई जाती हैं. तो फॉरेन कोर्ट्स मेनली वो कोर्ट्स होती हैं जो बाहर होती हैं, इंडिया के बाहर वाली कोर्ट्स फॉरेन कोर्ट्स होती हैं. फॉरेन जजमेंट्स, अब फॉरेन कोर्ट्स को हम आगे फर्दर और करेंगे हमारे आगे लेक्चर में. ठीक है, फॉरेन जजमेंट्स कौन सी होती हैं? फॉरेन जजमेंट्स पहले तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइंड है. फॉरेन जजमेंट्स जो होती हैं वो जजमेंट्स ऑफ फॉरेन कोर्ट्स हैं. जो फॉरेन कोर्ट्स जैसे इंडिया की कोर्ट्स जो जजमेंट देती हैं इंडिया की जजमेंट होती हैं, उसी तरह फॉरेन कोर्ट्स जो भी डिसीजन देती हैं, जो भी जजमेंट पास करती हैं, वो जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट्स होती हैं. मेनली आपको इसके सेक्शंस याद रखने बहुत ज़रूरी है बिकॉज प्रीलिम्स में ये सेक्शंस, इवन द डेफिनेशंस आल्सो कम इन द प्रीलिम्स. ओके, अब आ जाते हैं जजमेंट डेटर. जजमेंट डेटर जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में. ठीक है, इसका मतलब है कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है. डिग्री होल्डर जो होता है वो फेवर में होती है. डिग्री होल्डर अपने आप में बता रहा है कि डिग्री होल्ड करने वाला पर्सन, जिसके ऑब्वियस सी बात है डिग्री वही होल्ड करेगा जिसके फेवर में कोर्ट ने डिग्री पास की होगी. जजमेंट डेटर जो होता है उसको ऑपोजिट है. ठीक है, जिसके अगेंस्ट डिग्री दी गई है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं जजमेंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जजमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 एंड ऑर्डर 20 में डिफाइंड है. इनको दोनों को साथ पढ़ेंगे हम. ठीक है, पहली बात तो जजमेंट होता क्या है? जजमेंट होती है स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक स्टेटमेंट होती है, एक तरह का स्टेटमेंट होती है जो कि जज देता है. ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री या ऑर्डर, डिग्री और ऑर्डर्स के ग्राउंड्स पे. ठीक है, पूरा एडजुडिकेट करने के बाद, पूरी तरह फॉर्मली एक्सप्रेस करने के बाद, पूरी तरह जो सूट है उसमें जो डिस्प्यूटेड मैटर है उसको सॉल्व करने के बाद जो स्टेटमेंट जज देता है उसको जजमेंट कहते हैं. ओके फाइन, अब हम आ जाते हैं इसके कंटेंट्स पे, जो कि रूल 4 और 5 ऑर्डर 20 में दिए हैं. तो कंटेंट्स क्या होते हैं, कैसे ये जो जजमेंट होती है उसमें क्या क्या लिखा होता है, जो हम कोर्ट में देखते हैं कि जजमेंट पास होती है उसमें क्या क्या लिखा होता है, कोर्ट को क्या क्या लिखना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जजमेंट्स जो हैं उसमें
एक तो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस होगी, फैक्ट्स ऑफ द केस, स्टेटमेंट्स ऑफ द केस, कि केस किस लिए, किस चीज़ के ऊपर था, किस मैटर इशूज में क्या था, सब्जेक्ट मैटर क्या था, कॉज ऑफ एक्शंस क्या थे उसमें, जिसके उस ऊपर वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंसाइज फॉर्म में जो है वो कोर्ट लिखेगी कि आखिर बात थी क्या, क्या डिस्प्यूटेड फैक्ट था। ठीक है। सेकेंडली, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, ठीक है, कि जब कोर्ट ने एडजुडिकेट किया, जब उसने अपना दिमाग लगाया, अपना जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन किया, तो क्या क्या उसको डिटर्मिनेशन, उसको क्या क्या जो है डिस्प्यूटेड फैक्ट्स के क्या उसको कंक्लूजन मिला, क्या उसको डिटर्मिनेशन मिली, कि राइट ऑफ द पार्टीज कैसे उसने डिटर्मिन करे, वो सब लिखेगा। उसके बाद जब दोनों को देखा, डिटरमाइन किया, तो क्या डिसीजन आया, डिसीजन देयर ऑन। ठीक है। एंड द रीजन क्या दिए उस डिसीजंस के, कि किस वजह से वो डिसीजंस दिए गए हैं, उसके रीजंस भी। तो मेनली 4 चीज़ें जजमेंट में दी जाती हैं। एक तो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, कि किस लिए केस कोर्ट में आया था, क्या मैटर इशू, फैक्ट डिस्प्यूटेड फैक्ट क्या था, डिस्प्यूटेड मैटर इशू था क्या वो। सेकेंडली, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, कि कोर्ट ने क्या डिटरमाइन किया। थर्डली, कि डिसीजन क्या दिया, उस डिटर्मिनेशन को करने के बाद क्या डिसीजन दिया। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज द रीजंस फॉर सच डिसीजन, कि वो डिसीजन जो दिया वो क्यों दिया, क्योंकि पार्टीज को पता होना चाहिए कि उसको क्यों उसके फेवर में डिग्री पास की गई या जजमेंट दी गई या फिर क्यों अगेंस्ट में दी गई। तो रीजंस मस्ट होते हैं। ठीक है। अब जो जजमेंट है, ये तो जजमेंट्स हैं कोर्ट्स की मेनली, पर जो जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज है, जो छोटी छोटी कोर्ट्स की जजमेंट होती हैं, उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स होते हैं। वो अपनी जजमेंट में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लिखते हैं। वो है कि पॉइंट ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन, की किस क्या उन्होंने डिटरमाइन किया, एंड डिसीजन क्या दिया। ओनली 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज की जजमेंट में होते हैं सिर्फ। और मेनली कोर्ट्स जो बड़ी कोर्ट्स होती हैं और जो कोर्ट्स हैं अदर देन दी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, उसमें 4 पॉइंट्स मस्ट होते हैं। ठीक है। नाउ कॉपी ऑफ जजमेंट, कॉपी ऑफ जजमेंट पे आ जाते हैं। कॉपी ऑफ जजमेंट में ये बात है कि जब जजमेंट प्रोनाउंस्ड की जाती है, जजमेंट दे दी गई है कोर्ट के द्वारा, अब कॉपी ऑफ जजमेंट जो है वो अवेलेबल की जाएगी, करवाई जाएगी पार्टीज को। ठीक है। पार्टीज को अवेलेबल किया करवाई जाएगी इमीडिएटली, एकदम, ऑन द पेमेंट ऑफ चार्ज। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, कुछ पेमेंट ऑफ चार्ज देना पड़ता है, जिसके देने के बाद तुरंत बाद ही उनको जजमेंट की कॉपी दे दी जाती है पार्टीज को। ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जजमेंट। ऑल्ट्रेशन क्या हो सकती है जजमेंट की। अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी, क्या जजमेंट ऑल्टर की जा सकती है? जी हाँ, की जा सकती है, पर सिर्फ 2 ही केस में की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। जजमेंट अगर एक बार साइंड हो जाती है तो वो अमेंड नहीं करवाई जा सकती, अल्टर नहीं करवाई जा सकती जर्नली, मगर 2 केसेस में हो सकता है ऐसा। पहला केस, अगर वहाँ कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, या कोई एरर है ड्यू टू एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन है सेक्शन 152 के तहत ऑफ सीपीसी। ठीक है। अगर वहाँ कोई मतलब क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई अमाउंट की मिस्टेक है, जैसे कि जजमेंट में 5 लाख का ऑर्डर कर दिया कि आपको 5 लाख देने हैं दूसरी पार्टी को, और वहाँ से 5000 रुपीज़ लिखा हुआ है। ठीक है। अगर उसकी इन वर्ड्स में या फिर उसकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, अगर वहाँ क्लैरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक है, तो जज उसे अमेंड कर सकता है। ठीक है। या फिर ऑन रिव्यू, दूसरा ऑप्शन है ऑन रिव्यू, जो सेक्शन 114 में। ठीक है। जज खुद के ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है अगर उसको लगता है तो, कि हाँ उसने कुछ गलत
किया, अगर उसको खुद को लगता है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ उसने कुछ गलत डिसीजन दे दिया, तो ही कैन रिव्यू हिज ऑन जजमेंट अंडर सेक्शन 114 ऑफ CPC। सो ये दो केस हैं जहाँ पे ऑल्टरेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। आज अगर एक बार साइन हो जाती है जजमेंट, तो इट कांट बी आफ्टरवर्ड बी अमेंडेड और ऑल्टर एक्सेप्ट इन दोज टू केसेस विच आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, रूल 1 में दिया हुआ है। अगर आप जब ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर 20 पढ़ेंगे जब हम आगे, तो हम इसे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट रूल 1 ऑर्डर 20 में दिया है। इसके अकॉर्डिंग कि बिफोर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जब अमेंडमेंट एक्ट 1976 नहीं हुआ था, उससे पहले कोई टाइम लिमिट जो थी वो नहीं थी। ठीक है, वो नहीं थी प्रोवाइडेड बिटवीन द हियरिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड द डिलीवरी ऑफ जजमेंट। कोई टाइम पीरियड ही नहीं था पहले। मेन सी बात यह है कि बिफोर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के पहले वहाँ कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई थी। मगर उसके बाद एक केस आया, आप उसे नोट डाउन कर लें, RC शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976। मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि RC शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 का जब केस आया था, तो इसमें ये हेल्ड हुआ था, द जॉइंट कमिटी सजेस्टेड दैट अ टाइम लिमिट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड, कि टाइम लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस। ठीक है, according it is provided that if a judgment is not pronounced at once, it should ordinarily be delivered within 30 days from the conclusion of hearing। जिस दिन हियरिंग टोटली एंड हो गई, पूरी तरह आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, फाइनली सब कुछ हो चुका है दोनों पार्टी की तरफ से, उसके बाद के दिन से, मतलब उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर जजमेंट दे देनी होती है कोर्ट को। मगर यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस भी हैं, जिसमें कोर्ट 60 डेज के अंदर अंदर भी फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग से 60 डेज के अंदर अंदर प्रोनाउंस कर सकती है जजमेंट। दे आर द एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। फाइन, नाउ अब आप आ जाते हैं डिफरेंस पे। डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? डिक्री जो होती है, जो हमने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो डिक्री जो होती है उसमें उसमें जज को कोई स्टेटमेंट नहीं देनी होती है। जज नीड नॉट टू गिव एनी स्टेटमेंट इन डिक्री, but in judgment it is necessary to give the statement by the judge on the ground of decree or order। उसकी डेफिनेशन खुद ही कहते हैं जजमेंट की, कि वो स्टेटमेंट देनी पड़ती है by the judge on the ground of decree और order। ठीक है, डिक्री जो होती है, सेकेंड पॉइंट पे आ गई मैं, डिक्री जो होती है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है। वो एक फॉर्मेट होता है, उसका एक फॉर्म होता है जिसमें वो दी जाती है। मगर जो जजमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर्मल एक्सप्रेशन हो किसी ऑफ द ऑर्डर इन द जजमेंट, वो कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें 4 पॉइंट लिखे होने चाहिए मेनली। ठीक है, जो मैंने अभी बताए कंटेंट्स। थर्ड पॉइंट, डिक्री जो है वो सेकंड स्टेप है, जजमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेप है। पहले जजमेंट आती है, उसके बाद डिक्री आती है। डिक्री में भी मैंने ये बताया था कि जजमेंट आने के 15 दिन के अंदर अंदर डिक्री आती है। ठीक है, तो इसलिए जो जजमेंट है वो फर्स्ट स्टेप है, डिक्री जो है सेकंड स्टेप है। डिक्री जो होती है, फोर्थ पॉइंट पे आ गई हूँ मैं, डिक्री जो है वो डीम डिक्री को इंक्लूड करती है, और ये डीम डिक्री भी हो सकती है। जजमेंट जो है उसमें कोई डीम्ड जजमेंट नहीं होती। ठीक है, अब जो डिक्री होती है वो पार्शली फाइनल, पार्शली प्रीलिमिनरी फाइनल, ये तरह तरह की होती है, 3 तरह की होती है, जो हमने पहले टाइप्स ऑफ डिक्री में पढ़ा था। जजमेंट जो है
उसमें जजमेंट फाइनल होती है, जजमेंट के कोई काइंड्स नहीं होते हैं, इट इज़ ऑफ वन टाइप एंड दैट इज फाइनल, फाइनल, इट्स वन फाइनल, ठीक है, जजमेंट ही होती है, वो एक ही होती है। डिक्री जो होती है उसके कंटेंट्स जो हैं डिक्री के, वो रूल 6A ऑफ ऑर्डर 20 में दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि मैंने पहले फॉर्मेट पूरा बताया था कि डिक्री के अंदर नंबर ऑफ सूट लिखा होता है, एड्रेस और नेम ऑफ द पार्टीज लिखा होता है, एंड उसका फॉर्मेट है जो कि अपेंडिक्स डी में दिया हुआ है, ठीक है। जो जजमेंट होती है उसमें जो कंटेंट, जो मैंने अभी 4 पॉइंट बताए थे कि उसमें जो है कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस होती है, डिटर्मिनेशन करना होता है उसमें, ऑफ थर्ड जो है उसमें डिसीजन जो होता है वो देते हैं जज, और फोर्थ की क्या रीज़न था उस डिसीजन को देने का, वो इसमें 4 पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये था पूरी जजमेंट के बारे में बात। अब हम आ जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक मिनट, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में वो डिफाइंड है, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, पर उससे पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है जो कि लॉ, हु इज इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। जो इंसान मर गया है उसकी एस्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में इंटरमीडिएट आता है, एग्जीक्यूटर आता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, रिवर्जनर्स आते हैं, हिंदू को पार्सनर्स आते हैं, रेजिड्यूरी लेगेटी आते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। ये लोग जो हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, ये वो लोग हैं जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, ठीक है। मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, नहीं बन सकते भी नहीं है, ठीक है, जैसे कि ट्रेसपासर इज नॉट अ legal representative as he does not intermeddles with the intention of representing the estate of the deceased, क्योंकि वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता एस्टेट ऑफ द डिसीज। इसी तरह जो एग्जीक्यूटर डेसेंटॉर्ट होते हैं या सक्सीडिंग ट्रस्टी होते हैं, ऑफिशियल असाइनी होते हैं, या जो रिसीवर होते हैं जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, दे कांट बी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। अब हम आ जाते हैं मैसने प्रॉफिट्स पे। मैसने प्रॉफिट जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में डिफाइंड है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें आपको डेफिनेशन याद रखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीलिम्स में डेफिनेशन को दे देते हैं और आपको उसमें से सही डेफिनेशन चूज़ करनी होती है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, सेक्शन भी और इसका मीनिंग भी। तो मैसने प्रॉफिट्स जो होते हैं वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में डिफाइंड है। ये दोज प्रॉफिट्स, these are those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with the interest on such profit, ठीक है। ये वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कि पर्सन जो रॉन्गफुल पोजेशन में है उस प्रॉपर्टी के लिए उसने एक्चुअल रिसीव किया है, ठीक है, विद पूरी तरह जानते हुए उसने रिसीव किया है, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, ठीक है, इंटरेस्ट भी उस प्रॉफिट पे, इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। मगर इसमें इंक्लूडेड क्या नहीं है, वो है प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान मतलब ए है, ठीक है, उसने बी की प्रॉपर्टी में रॉन्गफुल पोजेशन कर ली, उससे उसने प्रॉफिट्स, मतलब अगर जो ए है वो बी की प्रॉपर्टी में घुस जाता है और बी की जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे थी, ठीक है, वहाँ से उसने रेंट एक्वायर करा, ए ने रॉन्गफुली उसने प्रॉफिट लिया, ठीक है, इंटरेस्ट लिया, मगर
ये तो इंक्लूडेड आएगा मैसने प्रॉफिट में। मगर अगर ए उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करता है, अगर ए उसमें एक और कमरा कंस्ट्रक्ट करवाता है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट कराना उसने, कंस्ट्रक्ट करवाता है या कोई रेनोवेशन करवाता है, तो वो जो इम्प्रूवमेंट है बाय ए वो प्रॉफिट्स में नहीं आएगी, उस प्रॉफिट मैसने प्रॉफिट में नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी। फाइन, ये इंपॉर्टेंट था। नाउ सेकेंड चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मैसने प्रॉफिट का? एवरी पर्सन हैज अ राइट टू पोजेस हिज प्रॉपर्टी एंड when he is derived of such right by another person, he is not only entitled to first restoration of possession of his property, but also the damages, second damages for wrongful possession from that person. इसके दो ऑब्जेक्ट है, पोजेशन को रिस्टोर करवाना, दूसरा डैमेजेस को भी दिलवाना जो कि दूसरे इंसान ने रॉन्गफुल पोजेशन में जो प्रॉफिट लिया उससे जो डैमेज हुआ जिस इंसान की वो प्रॉपर्टी थी वो दिलवाना, और जिस इंसान की वो प्रॉपर्टी थी उसको वापस उसकी पोजेशन दिलवाना। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं मैसने प्रॉफिट के। तो जो मैसने प्रॉफिट है इसलिए ये एक कॉम्पनसेशन पेड टू द रियल ओनर, ये कॉम्पनसेशन के तौर पे जो है इसमें रियल ओनर को दिलवाया जाता है कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो मेनली दो ऑब्जेक्ट हैं इसके, एक तो रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल ओनर एंड द डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल पोजेशन फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, वो भी दिलवाना। नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग अ डिक्री for मैसने प्रॉफिट is to compensate the person who has been kept out of possession, उसको कॉम्पनसेट करवाना पर्सन को जिसको पोजेशन से बाहर रखा गया, जिसकी एंजॉयमेंट को डिप्राइव किया गया ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इवन दो वो एंटाइटल्ड था उस पोजेशन के लिए। ठीक है, मेनली कॉम्पनसेट करवाना ही इसका मेन मकसद है, रिस्टोर करवाना पोजेशन को जिसकी वो रियल प्रॉपर्टी है, जो रियल ऑनर है, एंड द डैमेजेस जो हैं वो दिलवाना जो उसको हुए फ्रॉम डिप्राइविंग फ्रॉम द एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ किसके अगेंस्ट मैसने प्रॉफिट क्लेम किया जाता है? अगेंस्ट हुम मैसने प्रॉफिट कैन बी क्लेम्ड। ठीक है, किसके, कौन करता है काम? wrongful possession of defendant. Wrongful possession of the defendant is the essence of a claim, for मैसने profit and the very foundation of the defendant's liability therefore. इसमें साफ साफ कहा है कि डिफेंडेंट ही है वो मेन जड़ जिसकी वजह से जो है प्लेंटिफ अपना पोजेशन का राइट अपना उसको डैमेजेस होते हैं। ठीक है, तो पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर मैसने प्रॉफिट। जो भी इंसान रॉन्गफुल पोजेशन में रह रहा है, जो भी इंसान इम्मूवेबल प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है जानते हुए भी कि उसकी नहीं है, वो मैसने प्रॉफिट के लिए लायबल होगा। ठीक है, जैसे कि अब कौन कौन पर्सन है वो भी बता देते हैं, जैसे कि ट्रेसपासर। ठीक है, ट्रेसपासर हुआ, और पर्सन जिसके अगेंस्ट डिक्री जो है वो पास की गई है फॉर पोजेशन। मॉर्गेजर है, इन द पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है, मॉर्गेजी इन पोजेशन ऑफ property even after a decree for redemption is passed, and a tenant holding over a will after the notice to quit has been served upon him. ठीक है, ट्रेसपासर है जो पर्सन जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हो चुकी है कि भैया तुम्हारी पोजेशन नहीं है। मॉर्गेजर है, मॉर्गेजी है, टीनेंट है, टीनेंट को नोटिस दे चुके हैं कि भाई तुम निकल जाओ यहाँ से, उसके बावजूद भी वो जो है रॉन्गफुल पोजेशन में है। तो ये लोगों के अगेंस्ट मैसने प्रॉफिट की डिक्री पास हो सकती है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं कि जहां पे प्लेंटिफ डिस्पोज्ड ऑफ
डिस्पोजेस्ड किया जा रहा है बाय द सेवरल पर्सन। मान लो कि बहुत सारे लोगों ने मिलके प्लेंटिफ को डिस्पोजेस कर दिया, मतलब प्लेंटिफ है उसको ABCD ने डिस्पोजेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एवरी वन ऑफ देम जो है वो लायबल होंगे मैसेने प्रॉफिट देने के लिए प्लेंटिफ को, चाहे उन्होंने जो है एक्चुअल पोजेशन ना लियो, ही माइट नॉट बी इन एक्चुअल पोजेशन में ना हो, चाहे प्रॉफिट्स जो है वो उन्होंने रिसीव ना किए हों, मगर उसके बावजूद भी वो लायबल होंगे। हर एक बंदा लायबल होगा प्लेंटिफ को मैसेने प्रॉफिट पे करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं असेसमेंट पे। असेसमेंट कैसे असेस करें मैसेने प्रॉफिट को? असेसिंग द मैसेने प्रॉफिट, कोर्ट क्या करती है, वो देखती है कि डिफेंडेंट ने कितना गेन किया है, व्हाट द डिफेंडेंट हैज गेन्ड, कि डिफेंडेंट ने कितना गेन किया है, और रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी में। तो मेनली असेसिंग करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए कि कितना मैसेने प्रॉफिट बनेगा, वो उसकी एंजॉयमेंट, उसकी रॉन्गफुल पोजेशन में उसने कितना गेन किया है उस पर डिपेंड करता है, ओके। अब यहाँ पे आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फिक्स्ड है, वो है 6% पर एनम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, subject to the limitation that the said rate shall not exceed 6% per annum। यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया कि shall not exceed 6% per annum and such interest can be allowed till the date of payment, ठीक है। अब आ जाते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस भी है इसमें। जब मैसेने प्रॉफिट अवॉर्ड कर देती है कोर्ट, तो कोर्ट जो है वो डिडक्शंस भी अलाउ कर सकती है फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द डिफेंडेंट। जो पूरा प्रॉफिट उसने एक्वायर किया, कमाया है डिफेंडेंट ने रॉन्गफुल पोजेशन में रहकर प्रॉपर्टी के, जैसे कि लैंड रेवेन्यू, रेंट से कमाया हो, लैंड रेवेन्यू लिया हो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लिया हो, या चार्जेस इनकर्ड फॉर करेक्शन ऑफ रेंट एक्सेट्रा, जो भी उसने करवाया, जो भी जिस तरह भी उसने जो है प्रॉफिट एक्वायर किया है, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में से डिफेंडेंट की डिडक्शन कोर्ट अलाउ करा सकती है। इन अदर वर्ड्स MP जो मतलब मैसेने प्रॉफिट्स जो हैं वो नेट प्रॉफिट्स होते हैं, शुड बी नेट प्रॉफिट्स, ठीक है। ये खत्म हो गया हमारा मैसेने प्रॉफिट। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में दिया है, ऑर्डर 20 में भी दिया है, ठीक है। जब हम ऑर्डर 20 पढ़ेंगे तो हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम करते हैं कि होता क्या है। डेफिनेशन भी पूछी जाती है इसकी बहुत बार नहीं, हर बार ही पूछी जाती है। डेफिनेशन ही पूछी जाती है, सेक्शन पूछा जाता है। मीनिंग इसका ये है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन है। जिस तरह डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है, उसी तरह ऑर्डर जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन है, ठीक है। ये भी फॉर्मली एक्सप्रेस, मतलब इसका भी फॉर्मेट होता है, ठीक है, ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है। डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट जो कि डिक्री नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ऑर्डर अपीलेबल होते? तो इसका आंसर ये है कि नहीं, हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता, ठीक है। हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता। कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो अपीलेबल हैं, जो कि 2 जगह दिए हुए हैं पूरे CPC में। पहला है सेक्शन 104 में दिए हुए हैं अपीलेबल ऑर्डर्स, एंड सेकंड ऑर्डर 43 रूल 1 में दिए हुए हैं अपीलेबल ऑर्डर्स, ठीक है। अब हम करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन दी ऑर्डर्स एंड डिक्री। डिक्री और ऑर्डर में फर्क क्या है? डिक्री जो होती है वो सूट में ही फाइल की जाती है, सिर्फ इट इज फाइल्ड इन सूट्स ओनली, मगर ऑर्डर्स जो है वो सूट, एप्लीकेशन, पिटीशन तीनों में फाइल किए जाते हैं। जो डिक्री होती है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है, फाइनली डिसाइड करती है राइट ऑफ द पार्टीज, मगर ऑर्डर कुछ ऐसा डिसाइड नहीं करता, वो कोई फाइनल एडजुडिकेशन फाइनली डिसाइड नहीं करता राइट ऑफ द पार्टीज। ये इट मे बी और मे नॉट बी
डिसाइड फाइनल, मतलब कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, पर कोई एश्योरेंस नहीं है, मगर डिग्री तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती ही है राइट्स ऑफ द पार्टीज को। थर्ड पॉइंट ये है कि डिग्री जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्शली, प्रिलिमिनरी, पार्शली, फाइनल, कॉम्पोजिट डिग्री जिसे कहते हैं, मगर ऑर्डर के कोई टाइप्स नहीं होते। ठीक है, जो डिग्री होती है वो एक ही होती है, मतलब एक ही डिग्री पास की जाती है जो फाइनल में की जाती है, जिसे फाइनल डिग्री कहते हैं। मगर ऑर्डर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो पास किए जा सकते हैं, वहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी ऑर्डर्स पास हो सकते हैं एक केस में। ठीक है, जो डिग्री होती है वो सारी डिग्री अपीलेबल होती है, मगर ऑर्डर्स सारे अपीलेबल नहीं होते हैं। सिर्फ 2 जगह ही दिए हैं सीपीसी में जहाँ अपीलेबल होते हैं, वो है सेक्शन 109 एंड ऑर्डर सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 ऑफ रूल 1। ठीक है, जो डिग्री होती है, डिग्री में फर्स्ट अपील सेकंड अपील की जा सकती है, मगर ऑर्डर में कोई भी सेकंड अपील नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारा था आज का लेक्चर। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।